केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। बजट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब बजट जो होता है वो केवल आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सामान्य जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए बजट को समझना बहुत जरूरी है। बजट हमें किस तरह से प्रभावित करता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बजट का संपूर्ण समग्र विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें इस बार के बजट में आपको देखने को मिली हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट बातों पर हम चर्चा करेंगे, उन पर डिटेल से बात करेंगे और उनके आसपास जुड़े हुए क्या बिंदु हो सकते हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले यहां पर एक बार समझ लेते हैं कि आखिर आपका बजट जो है, बजट होता क्या है, बजट का मतलब क्या होता है। उसके मतलब को अगर आप एक बार समझने की कोशिश करें तो बजट को लेकर के आप कह सकते हैं कि बजट जो है वो मुख्यतः एक विवरण होता है। किस बात का विवरण? बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो मुख्य तौर पर किसी देश की सरकार का व्यय कैसा रहने वाला है, कर कैसा रहने वाला है, लेन देन कैसा रहने वाला है, योजनाएं कैसी रहने वाली हैं, इसका एक ब्लूप्रिंट पेश करता है, एक खाका पेश करता है। यानी कि सरकार को एक निश्चित अवधि के भीतर कितने पैसे प्राप्त होंगे, कहां से पैसे प्राप्त होंगे, कितना खर्च होने वाला है, कहां पर खर्च होने वाला है, देश के अलग अलग सेक्टर्स पे सरकार कितना खर्च करने वाली है। इन तमाम चीजों को जिस डॉक्यूमेंट में दिखाया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट में दर्शाया जाता है, उसी डॉक्यूमेंट को कहा जाता है केंद्रीय बजट, यानी कि सेंट्रल बजट। तो ये सबसे पहले हमने केंद्रीय बजट की बात की। अब केंद्रीय बजट का प्रावधान आपको कहां मिलेगा? संविधान में यदि आप बात करें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 यानी कि अनुच्छेद 112 में बजट जैसे एक डॉक्यूमेंट का जिक्र किया गया है। किस शब्द का जिक्र किया गया है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि भारतीय संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट बताया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है। तो ये ओवरऑल ये शब्द आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में बजट के बजाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बजट पर डिस्कशन करने से पहले हमने डिस्कस किए। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि हमारा इस बार का जो बजट है वो बजट कैसा रहा है। इस बार का बजट यानी कि साल 2025-26 का बजट कैसा रहा है उसको यदि आप देखें तो बजट में सबसे पहले डिसाइड किया गया है कि हमारा गंतव्य क्या है, यानी कि हमें अंतिम पहुंचना कहां पर है, डेस्टिनेशन क्या है। तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है? हमारी डेस्टिनेशन है विकसित भारत। और कब तक विकसित होना है? 2047 तक हमें अपने को विकसित करना है। 2047 तक का टारगेट हमने अपने लिए डिसाइड किया हुआ है। तो हमारा गंतव्य क्या है? हमें विकसित होना है। और इस गंतव्य में हमारा मार्गदर्शक प्रेरणा क्या है? किस चीज से हमें प्रेरणा मिलती है? तो वो है आपका समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी। इसका मतलब ये है कि अब अगर हम 2047 तक डेवलप होना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ईंधन क्या है? कौन सी चीज हमें प्रेरित करेगी, कौन सी चीज जो है वो फ्यूल के तौर पे काम करेगी और हमें विकसित कर सकती है? वो चीज है आपका सुधार। हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सवाल उठता है कि रिफॉर्म्स करने कहां पर हैं? तो इसके लिए सरकार ने इस पूरे बजट में 4 पिलर्स जो हैं वो निर्धारित किए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर हम इन चीजों पर डिस्कशन कर क्यों रहे हैं? तो डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट आप अपने मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बार का जो बजट है, साल 2025-26 का जो बजट है, उसमें सरकार ने टोटल 4 पिलर्स डिसाइड किए हैं जहां पर सरकार रिफॉर्म्स कर सकती है। इसमें आपका एक पिलर है कृषि। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। एमएसएमई सेक्टर को लेकर के बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़ी बातें की गई हैं। निर्यात पर ध्यान देने की बात की गई है। तो ये 4 पिलर्स जो हैं, 4 विकास के इंजन जो हैं, वो इस बार सरकार ने निर्धारित किए हैं। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 पिलर्स इस बार सरकार द्वारा डिसाइड किए गए हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कोट जो इस बार हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, वो आप अपने मेंस के एग्जाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है कि देश सिर्फ एक भूमि नहीं होता। अ कंट्री इज नॉट जस्ट अ सॉइल, अ कंट्री इज मेड अप ऑफ इट्स पीपल। यानी कि जो देश है वो अपने नागरिकों से मिलकर के बना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। आप अपने मेंस के एग्जाम में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक देश जो है वो केवल मिट्टी से मिलकर नहीं बना होता है, केवल भूमि से मिलकर नहीं बना होता है। एक देश उसके नागरिकों से मिलकर बना है और अब सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार अपने नागरिकों का ख्याल रखे। और वित्त मंत्री का कहना है कि इस बार का बजट इसी पूरे विचार को केंद्र में रख करके बनाया गया है। तो ये सबसे पहले हमने बजट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। इसके अलावा कुछ और चीजें यहां पर सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्या है
वो भी निर्धारित किए हैं इस पूरे बजट के माध्यम से। जैसे लक्ष्य है विकसित हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। इसके अलावा भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की जो जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखना, मध्यम वर्ग की जो व्यय है उसकी व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि जब मध्यम वर्ग की व्यय करने की क्षमता बढ़ेगी, उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तभी देश का डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और परिवार के मनोभावों में उल्लास भरना। तो ये कुछ लक्ष्य हैं वो सरकार की तरफ से डिसाइड किए गए हैं। फिर इसके अलावा हमारी वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि इस बार का जो बजट है वो कौन से लोगों को टारगेट करता है, किन लोगों को यहाँ पर केंद्र में रख करके बजट को तैयार किया गया है। तो इस बार का जो बजट है वो सबसे पहले हमारे देश में जो वल्नरेबल ग्रुप है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। फिर युवाओं के लिए भी इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। किसान जो हैं, खासतौर पर किसानों के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगा आगे। और महिलाओं के लिए भी यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं नजर आ जाएंगी। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि सरकार का टारगेट क्या है और किन लोगों के लिए ये बजट जो है वो तैयार किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार के बजट का थीम क्या है। तो इस बार के बजट का हमारा थीम है सबका विकास। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सीधे इससे सवाल आ सकता है कि इस बजट 2025-26 का थीम क्या है। थीम है सबका विकास। फिर इसके अलावा कुछ व्यापक सिद्धांत यहाँ पर सरकार ने अपने लिए निर्धारित किए हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर सरकार आगे चल करके काम करने वाली है। पहला सिद्धांत है गरीबी से मुक्ति, यानी कि पॉवर्टी को पूरी तरह से समाप्त करना, पॉवर्टी इरेडिकेशन। फिर 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, तो पॉवर्टी को समाप्त करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, यानी कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, पॉवर्टी। इसके अलावा 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आपका यहाँ पर युवाओं पर, यूथ पर ध्यान दिया गया है। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना। हमारे देश में फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाना, यानी कि हमारे देश को दुनिया के लिए एक फूड टोकरी के तौर पर डेवलप करना, हमारे देश में किसानों की जो क्षमता है उसमें विस्तार करना। ये कुछ सिद्धांत यहाँ पर सरकार की तरफ से निर्धारित किए गए हैं। तो ओवरऑल सबसे पहले हमने बजट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट, एक जनरल ओवरव्यू जो था वो हमने डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि इस बार का जो हमारा बजट है उसमें आपको 4 पिलर्स देखने को मिलेंगे। कितने हैं? 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर क्या है? इसमें से पहला पिलर है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी किसानों के लिए खासतौर पर प्रोविजन जो है किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण इकोनॉमी जो है उसके लिए खासतौर पर इंपॉर्टेंट बातें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें अगर आप देखें, सबसे पहले 5 जो चीजें हैं, 5 चीजों पर डिस्कशन करते हैं। इसमें पहला है, सबसे पहले सरकार जो है वो एक राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की शुरुआत करने वाली है। नेशनल हाई यील्ड जो सीड मिशन है उसकी शुरुआत सरकार यहां पर करने वाली है। इस सीड मिशन के तहत मुख्य तौर पर ऐसे सीड्स डेवलप किए जाएंगे जिनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा हो, जिनका जलवायु परिवर्तन के प्रति जो टॉलरेंस है वो भी काफी ज्यादा हो, जलवायु के प्रति लचीले हो। इसके अलावा कीट के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिशोध उनमें आपको देखने को मिले। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है हाई यील्ड जो आपकी सीड्स हैं उनके लिए एक मिशन लेकर के आने वाली है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो बढ़ाने की बात की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की यदि आप बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड को सरकार की ओर से 1998 में शुरू किया गया था, 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका प्राथमिक लक्ष्य यही है कि भारत में जो किसान है उनको एक ऐसा माध्यम प्रदान किया जा सके ताकि किसान अपनी शॉर्ट टर्म ऋण की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा कर सकें, और जो मनी लेंडर्स होते हैं या फिर जो आपके इनफॉर्मल चैनल्स हैं उन पर किसानों को बहुत ज्यादा निर्भर ना रहना पड़े। वर्तमान समय में यदि आप बात करें तो सरकार ने जो डेटा शेयर किया उस डेटा में सरकार ने बताया कि सरकार की तरफ से 7.75 करोड़ कार्ड जो हैं वो अभी तक जारी किए गए हैं। इसके अलावा अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आपको 3 लाख रुपए तक का अमाउंट मिलता था, 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था। लेकिन अब सरकार ने इस 3 लाख रुपए के लोन को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया है। तो 5 लाख रुपए तक के इसके अमाउंट में बढ़ोतरी की गई है, और इसके साथ ही बहुत सारे क्षेत्रों को भी कवर करने की कोशिश की गई है। यानी कि अब ये जो योजना है केवल आपका ट्रेडिशनल किसानों पर लागू नहीं होती है, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े जो दूसरे अलाइड सेक्टर्स हैं, जैसे आपका मत्स्य पालन हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो डेयरी किसान जो हो गए आपके, उनको भी यहां पर कवर किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के देखने को मिले। फिर अगली जो आपकी योजना है, सरकार एक नई योजना लाने पर जोर दे रही है, एक नई योजना लाने वाली है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। तो इसको भी आपको याद रखना है, क्या नाम है? प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना।
तो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के तहत मुख्य तौर पर केंद्र सरकार जो है वो राज्यों के साथ मिलकर के भारत के 100 जिलों का चयन करेगी। 100 जिलों का चयन यहां पर किया जाएगा। ये वो जिले होंगे जहां पर आपकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम है, और इन जिलों में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, एग्रीकल्चर रेजिलियंस को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, और ये सारे काम जो हैं ये राज्य सरकार के सहयोग से किए जाएंगे। तो ये पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। कितने जिलों का चयन होगा? 100 जिलों का चयन यहां पर किया जाएगा। तो ये पॉइंट हुआ। अगला आपका मिशन है कपास उत्पादक मिशन। सीधा सा मिशन है, सरकार भारत में कपास यानी कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का एक मिशन लेकर के आने वाली है, जिस मिशन में मुख्य तौर पर भारत में कपास का जो उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और कपास के जो किसान हैं उनकी इनकम को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट जो है आपकी घोषणा बिहार के लिए भी की गई। बिहार में एक नया मखाना बोर्ड जो है वो गठित किया जाएगा। इस मखाने बोर्ड के माध्यम से बिहार में मखाने के उत्पादन को, उसके प्रसंस्करण को, मूल्य संवर्धन को, विपणन को और ज्यादा सुधारने की कोशिश की जाएगी। अब एक सवाल आपके लिए है। सवाल यह है कि बिहार का एक मखाना है जिसका नाम है मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को बीते दिनों सरकार की तरफ से जीआई टैग दिया गया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया गया था। ये टैग कौन से साल दिया गया था, किस वर्ष में दिया गया था, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और बिहार का जो मिथिला रीजन है वहां पर मखाने का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इस पूरे मखाने बोर्ड का जो गठन है वो कहां पर किया गया है? बिहार में किया गया है। तो ये ओवरऑल हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए सरकार ने क्या शुरू किया है उसको डिस्कस किया। और भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे दालों के क्षेत्र में दलहन यानी कि जो आपके पल्सेस हैं वहां पर सरकार आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहती है। इसके लिए सरकार जो है दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक मिशन लेकर के आई है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा? इस मिशन के तहत मुख्य तौर पर आपका तूर, उड़द और मसूर की दाल पर खास फोकस किया जाएगा। 6 साल का मिशन होने वाला है। यहां पर कोशिश की जाएगी कि हम ऐसे बीजों का डेवलपमेंट करें जो कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हों, जिनकी वाणिज्यिक उपलब्धता बहुत ज्यादा हो, प्रोटीन की मात्रा जिसमें ज्यादा हो। तो दाल, क्योंकि भारत में दालों का जो उपभोग होता है, कंजम्पशन होता है काफी ज्यादा है, तो दालों के माध्यम से हम अपने पोषण स्तर में भी सुधार कर सकते हैं। तो दालों में जो आपका प्रोटीन की मात्रा है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, दालों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, और उनका जो पोस्ट हार्वेस्ट पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है, सिस्टम रहता है, उसको भी मजबूत किया जाएगा। स्टोरेज जो आपकी सिस्टम है उसको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से ग्रामीण इकोनॉमी, जो आपका रूरल डेवलपमेंट, रूरल इकोनॉमी है, उसको डेवलप करने के लिए भारतीय डाक के इस्तेमाल की बात हो रही है। अब भारतीय डाक की यदि आप बात करें तो आप जानते हैं भारतीय डाक जो है एक बहुत पुराना विभाग है, बहुत पुराना आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है, बहुत व्यापक लेवल पर भारतीय डाक जो है काम करता है। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में आप देखें तो तकनीक के आ जाने की वजह से चिट्ठियों का जो आदान प्रदान है वो काफी कम हो गया है। इसीलिए आपका जो डाक विभाग है उसकी रेलेवेंस भी कम हो गई है। अब सरकार यहां पर कोशिश कर रही है कि डाक विभाग के पास जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाए और उसके इस्तेमाल के माध्यम से ग्रामीण इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। तो यहां पर सरकार अब कोशिश करेगी कि आपका जो भारतीय डाक है उसका इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण स्तर पर जो भी आपकी सेवाएं हैं, डिजिटल सेवाएं हैं, उनको उपलब्ध कराया जाए। लोगों के जो आपके अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो खोले जाएंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा आपका सूक्ष्म उद्यमों को जो क्रेडिट सहायता है वो भी डाक विभाग के माध्यम से दी जाएगी, इंडिया डाक के माध्यम से दी जाएगी। बीमा की सुविधाएं इंडिया डाक के माध्यम से दी जाएंगी। जो भी डिजिटल सर्विसेज हो सकती हैं वो इंडिया डाक के माध्यम से प्रदान करने की कोशिश की जाएंगी। तो ये ओवरऑल यहां पर हमने सबसे पहले देखा कि भारत सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के क्या प्रयास किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अगले पिलर पर। तो अगला हमारा पिलर है आपका एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर की अगर आप बात करें, सबसे पहले यहां पर एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार एक क्रेडिट सहायता स्कीम लेकर के आई है। इस क्रेडिट सहायता स्कीम के तहत मुख्य तौर पर सरकार एक पोर्टल लॉन्च करेगी, जिस पोर्टल का नाम होगा उद्यम पोर्टल। इस उद्यम पोर्टल के तहत आपके जो आपके एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, और वो इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की ऋण की सीमा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पर। सरकार का टारगेट ये है कि इस योजना का जो पहला वर्ष होने वाला है उस पहले वर्ष के दौरान 10 लाख क्रेडिट कार्ड जो हैं जारी किए जाएं। तो ये आपका जो आपके सूक्ष्म उद्यमी हैं, जो आपके माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए सरकार एक क्रेडिट कार्ड स्कीम लेकर के आने वाली है। इसके अलावा भारत में उन उद्यमियों के लिए जो कि पहली बार कोई उद्यम शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, उनके लिए भी सरकार एक योजना लेकर के आई है। इस योजना में मुख्य तौर पर आपका महिलाओं को कवर किया जाएगा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, या फिर वो वैसा कोई भी व्यक्ति
जो व्यक्ति पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप या फिर उद्यमिता में शामिल हो रहा है, उस व्यक्ति को सरकार जो है अपने उद्यम में सहायता करेगी। कितनी सहायता करेगी? तो यहां पर भी सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है प्रदान करने वाली है। और टारगेट सरकार का यह है कि अगले 5 वर्षों में ये जो पहली बार एंटरप्रेन्योरशिप वाली योजना है, इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक का अमाउंट जो है, 2 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये सबसे पहले हमने एमएसएमई की बात की। और भी कई योजनाएं हैं, इनकी अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग मिशन की भी शुरुआत की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग मिशन को शुरू करने की बात हो रही है, जिस मिशन के तहत आपका व्यापार करने की सुगमता और व्यापार की जो लागत है उसको, व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा दिया जाएगा और व्यापार करने की जो लागत है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। फिर आपका भारत में एक वर्कफोर्स डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, एक बहुत बड़े वर्कफोर्स को डेवलप करने की बात हो रही है, जो कि फ्यूचर की जो जॉब्स हैं, जैसे कि आपका एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एज कंप्यूटिंग हो गया, इसके अलावा और भी तरह की जो आपकी जॉब्स हो गई, आईओटी हो गया, इन चीजों में आपका लोगों को ट्रेन किया जाएगा ताकि भविष्य की जो डिमांड है वो उन डिमांड्स को पूरा कर सकें। इसके अलावा आपका जो एमएसएमई सेक्टर है उसको और ज्यादा गतिशील बनाने की कोशिश की जाएगी, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, उत्पाद की जो गुणवत्ता है एमएसएमई सेक्टर में, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि जलवायु परिवर्तन का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे एमएसएमई सेक्टर पर ना पड़े, ये कोशिश यहां पर सरकार करने वाली है। फिर आपका जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जहां पर आपका लेबर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसके लिए भी सरकार योजना लेकर के आई है। जैसे आपका जो फुटवेयर और लेदर सेक्टर है उसके लिए सरकार एक फोकस्ड प्रोडक्ट स्कीम लेकर के आई है, जहां पर सरकार जो है वो बेसिकली इस पूरी स्कीम के तहत सरकार की उम्मीद यह है कि 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर यहां पर डेवलप हो सकता है और तकरीबन 1.1 लाख करोड़ रुपए का निर्यात आपको केवल और केवल इस फुटवेयर योजना की वजह से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फुटवेयर सेक्टर के साथ साथ आपका जो टॉय सेक्टर है, बच्चों के जो खिलौने होते हैं, उसके लिए भी सरकार योजना लेकर के आई है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी सरकार सहायता देने की बात कर रही है, जहां पर प्रयास यह है कि बिहार में, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सरकार जो है वो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है उनको बढ़ावा देने के लिए बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करेगी। तो ये हमने एमएसएमई सेक्टर को लेकर के बात की। फिर आपके और भी कुछ बदलाव किए गए एमएसएमई सेक्टर में, जैसे अगर आप देखें तो सरकार जो आपका ऋण गारंटी कवर प्रदान करती है उस कवर को सरकार ने बढ़ा दिया है। जैसे अगर आप देखें तो एमएसएमई सेक्टर को जो कवर मिलता है उसको 5 लाख रुपए से बढ़ा करके, 5 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्टार्टअप सेक्टर या स्टार्टअप जो कंपनियां होती हैं उनको जो कवर मिलता था पहले वो 10 करोड़ हुआ करता था, इसको बढ़ा करके 20 करोड़ कर दिया गया है। और जो निर्यात संबद्ध एमएसएमईज हैं उनको जो आपका कवर मिलता था वो चेंज नहीं किया गया, वो पहले भी 20 करोड़ था और अभी भी 20 करोड़ के आसपास है। अब इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को लेकर के जो सबसे बड़ा बदलाव यहां पर सरकार की तरफ से किया गया है वो ये है कि सरकार ने एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा, एमएसएमई जो आपकी इकाइयां हैं उनकी परिभाषा में बदलाव किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या क्या बदलाव आया है? तो एमएसएमई वर्गीकरण के जो मापदंड है उसमें संशोधन किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो एमएसएमई होता है उसमें 3 इकाइयां आपको देखने को मिलती हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो क्या है? 3 क्या है आपका? सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम। तो पहले जो जैसे अगर आप देखेंगे तो जो एमएसएमई को वर्गीकृत करने का जो क्राइटेरिया है वो 2 आधार पर होता है। या तो आप एमएसएमई को निवेश के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, या फिर उनका टर्नओवर अमाउंट कितना है, उसके आधार पर आप उनको जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले निवेश के आधार पर अगर आप देखें तो पहले सरकार का क्राइटेरिया ये था कि अगर किसी कंपनी में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो उस कंपनी को क्या माना जाएगा? उसको सूक्ष्म उद्यम माना जाएगा। लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ा करके 2.5 करोड़ कर दिया है। लघु उद्यम की अगर आप बात करें तो पहले यहां पर शर्त ये रहती थी कि अगर किसी कंपनी में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ या उसके आगे का इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो पहले उसको माना जाता था लघु उद्यम। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब जिस कंपनी में 25 करोड़ से लेकर के 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है उसको लघु उद्यम माना जाएगा। मध्यम उद्यम की अगर आप बात करें, पहले ये माना जाता था कि जिस कंपनी में 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो उसको मध्यम उद्यम, मीडियम एंटरप्राइज माना जाता था। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है और 125 करोड़ का क्राइटेरिया यहां पर डिसाइड किया गया है। अब एक पैटर्न यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, आप उस पैटर्न के आधार पर याद रख सकते हैं। पैटर्न ये है कि आपको क्या करना है, आपको इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। 2.5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2.5 आपको ये अमाउंट यहां पर मिल जाएगा। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है? इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया में 2.5 गुना बढ़ोतरी की गई है। टर्नओवर की अगर आप बात करें तो टर्नओवर में 2 गुना बढ़ोतरी की गई है। पहले टर्नओवर 5 करोड़ का हुआ करता था, किसके लिए? सूक्ष्म उद्यम के लिए। इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो अब इसको 10 करोड़ कर दिया गया है। 50 करोड़ को 2 से मल्टीप्लाई करें 100 करोड़ कर दिया गया है। 250 करोड़ को 2 से मल्टीप्लाई करें आप 500 करोड़ कर दिया गया है। तो ये आपका एमएसएमई की जो परिभाषा है उसमें बदलाव किया गया है। अब ये बदलाव इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि यहां से सवाल जो है बहुत सरल तरीके से बनता है। सीधे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार के नियमों के मुताबिक किस कंपनी, या आपके सामने स्टेटमेंट आ सकता है कि सरकार के नियमों के मुताबिक 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों को लघु मध्यम या लघु उद्यम के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो इस तरह से आपका सवाल जो है बन सकता है। तो ये आपको खासतौर पर ये पॉइंट यहां पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 2 पिलर्स हमने कवर कर लिए हैं। पहला पिलर था आपका एग्रीकल्चर, दूसरा पिलर है आपका एमएसएमई। अब तीसरा पिलर आता है। तीसरा पिलर आपका बहुत बड़ा है। तीसरा पिलर है आपका इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर करेंगे? इसमें भी सरकार ने निर्धारित किया है कि हम 3 जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहां कहां पर? हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे लोगों में, इन्वेस्टमेंट इन द पीपल। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी और तीसरा है इन्वेस्टमेंट इन द इनोवेशन यानी कि नवाचार। तो 3 जगह पर सरकार इन्वेस्ट करने वाली है। उसके लिए बहुत सारी चीजें यहां पर की गई हैं, जैसे आपका सरकार जो है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना जो है शुरू करने वाली है। 2.0 योजना यहां पर इसके शुरू करने वाली है सरकार। और सक्षम आंगनवाड़ी पोषण की अगर आप बात करें तो यहां पर इस पूरी योजना का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत में आपका पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के तहत अगर आप इसके पहले पार्ट को देखें, क्योंकि ये दूसरा पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट था उस पहले पार्ट के तहत सरकार ने 8 करोड़ बच्चों को यहां पर सहायता जो है प्रदान की है। 1 करोड़ जो आपकी मदर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको सहायता दी गई है। और डेटा ये बताता है कि 20 लाख आपकी नॉर्थ ईस्ट की जो युवतियां हैं उनको यहां पर इस योजना के तहत, इसका जो पहला पार्ट था उसके तहत सहायता प्राप्त हुई है। अगली खबर अगर आप देखें तो आईआईटी की क्षमता का विस्तार करने की बात हो रही है। भारत में अगर आप देखें तो टोटल आपको भारत में 23 आईआईटीज देखने को मिलेंगी, जिसमें से 2014 के बाद, यानी जब ये मौजूदा सरकार बनी थी या मौजूदा सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें 2014 के बाद से भारत में टोटल 5 आईआईटीज बनाई गई हैं। और सरकार का डेटा ये बताता है कि 2014 से लेकर के 2024 के बीच में यदि आप देखें तो आईआईटीज में जो टोटल सीटों की संख्या है वो दोगुनी हो गई है। 100% की बढ़ोतरी वहां पर आपको देखने को मिली है। और अब सरकार का टारगेट ये है कि ये जो 5 नई आईआईटीज थी यहां पर 6500 एक्स्ट्रा सीट्स जो हैं वो ऐड की जाएं। तो ये आपका आईआईटीज को लेकर के डिसीजन लिया गया है। फिर यहां पर सरकार जो है हर एक जिले में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की बात कर रही है। भारत के हर जिले में यहां पर जो है एक डे केयर कैंसर सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। एक स्कीम जो है वो आपका भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है। इस भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के तहत मुख्य तौर पर आपका स्कूल के और जो उच्चतम शिक्षा की किताबें हैं, जो आपकी सिलेबस की किताबें हैं, उन किताबों को भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि इनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा और भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके इनको डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि आप डिजिटल माध्यम से उनकी एक्सेस जो है प्राप्त कर सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सरकार जो है 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात कर रही है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात की जा रही है, जिसके माध्यम से भारत में आपका वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी स्थापित की जाएगी और भारत में रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की बात की जा रही है। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की बात करें तो ये जो प्रयोगशालाएं हैं, ये प्रयोगशालाएं मुख्य तौर पर 2016 में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई थी। और किसने की थी? नीति आयोग ने की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वर्तमान समय में आप देखें तकरीबन आपका 8000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं वो स्थापित की गई हैं। और अब सरकार ने टारगेट अपने लिए निर्धारित किया है कि हम अगले 5 सालों में भारत के 50,000 स्कूल जो हैं वहां पर अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करेंगे। अटल टिंकरिंग लैब के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो आपकी अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, ये लैब्स मुख्य तौर पर भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। किसको? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये तो इसकी जो शिक्षा है, विज्ञान की खासतौर पर आप कह सकते हैं कि विज्ञान की जो शिक्षा है उसको अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। और योजनाओं को अगर आप देखें तो शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र यहां पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी और माध्यमिक स्कूलों में
एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी वहां पर प्रदान की जाएगी भारत के सभी सरकारी स्कूलों में, और इसके साथ साथ जो आपके सरकारी अस्पताल हैं वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है सरकार प्रदान करने वाली है। फिर सरकार चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर जोर दे रही है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सरकार ने अपने लिए टारगेट निर्धारित किया है कि सरकार अगले 5 वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीटें कहां पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 10,000 नई सीटें बनाएगी। और सरकार का ओवरऑल टारगेट क्या है? ओवरऑल टारगेट है कि 75,000 नई सीटें जो हैं वो अपनी मेडिकल शिक्षा में जो है जोड़ी जाएं। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना को लेकर भी यहां पर विस्तार किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत आपका और ज्यादा सुधार किया जाएगा, क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना जो है ये बेसिकली यहाँ पर इसमें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और ज्यादा सुधार करने की कोशिश की जाएगी। फिर आपका ऑनलाइन कामगार जो हैं उनके कल्याण के लिए सरकार एक नई योजना लेकर के जल्द ही आने वाली है। कौन सी योजना होगी अभी तक सरकार ने नहीं बताया है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको आप अपने मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं कि सरकार ने बजट 2025-26 में घोषणा की है कि वो ऑनलाइन वर्कर्स के लिए, या इसको आप कह सकते हैं गिग वर्कर्स जो हैं, गिग वर्कर्स के लिए सरकार एक नया कार्यक्रम, एक नया कल्याण योजना जो है उसको शुरू करने वाली है। तो ये ओवरऑल हमने समझा कि भारत सरकार जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में क्या करेगी। और भी कई सारे पॉइंट हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं। अवसंरचना को डेवलप करने के लिए सरकार राज्यों को सहायता देने वाली है। सरकार ने यहां पर तय किया है कि हम राज्यों को जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन देंगे। कितने साल का लोन होगा? ये लोन होगा आपका 50 साल का। और लोन की खास बात क्या है? लोन की खास बात यह है कि ये इंटरेस्ट फ्री है, यानी कि इस पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं देना पड़ेगा। किसको मिलेगा ये लोन? ये लोन मिलेगा राज्यों को, और राज्यों को 50 साल के लिए मिलेगा। और किस काम के लिए मिलेगा? उनको यहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, पूंजीगत व्यय करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सुधार जो है यहां पर देना पड़ेगा। इसके लिए सरकारी अमाउंट देने वाली है। इसके अलावा जल जीवन मिशन जो है आपका, जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। जल जीवन के मिशन को जो है यहां पर विस्तारित किया गया है, और अब सरकार का टारगेट है भारत में 100% जल जीवन मिशन को विस्तारित करना, और इसका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा करके साल 2028 कर दिया गया है। जल जीवन मिशन को प्रारंभ में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इस पूरे मिशन को भारत के समग्र क्षेत्र तक विस्तारित कर दिया है। अगला अगर आप देखें, भारत सरकार की तरफ से विद्युत क्षेत्र में सुधारों को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्यों को यहां पर प्रोत्साहन मिलेगा, राज्यों को यहां पर एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट है उसमें सुधार करने की कोशिश करें। और अगर राज्य इन सुधारों को लागू करते हैं तो केंद्र सरकार यहां पर उनको उनका जो टोटल जीडीपी है, जो राज्य की जीडीपी है, यानी स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, या जीएसडीपी जो है, उसका 0.5% अतिरिक्त उधार राज्यों को प्रदान करेगी अगर राज्य इन सुधारों को लागू करते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की शुरुआत की जाएगी, यानी एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम शुरू की जाएगी। इसका दूसरा भाग शुरू किया जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम विस्तार से समझें तो एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम का दूसरा चरण जो है सरकार शुरू करेगी। इस स्कीम का पहला चरण जो है वो सरकार द्वारा साल 2021 में शुरू किया गया था, और इस स्कीम के तहत मुख्य तौर पर सरकार क्या करती है कि सरकार की जो संपत्ति है, जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स को लीज पर देने की कोशिश की जाती है ताकि सरकार उसके माध्यम से रेवेन्यू अर्न कर सके। जैसे सरकार की कोई रोड है उसको सरकार लीज पर दे सकती है, या फिर कोई टोल प्लाजा है, या कोई दूसरी संपत्ति है जो संपत्ति इस्तेमाल नहीं हो रही है, उसको सरकार जो है लीज पर देने की कोशिश करती है, और इसके माध्यम से रेवेन्यू कमाया जाता है। अब इस बार इसका जो सेकंड चरण है वो शुरू किया जाएगा, और सरकार का टारगेट ये है कि इस पूरी योजना के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए तक का जो आपका अमाउंट है वो कमाया जा सके। तो ये यहां पर शुरू किया गया है। फिर एक शहरी चुनौती निधि यहां पर स्थापित की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। अर्बन चैलेंज फंड यहां पर स्थापित किया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड के तहत मुख्य तौर पर जो आपके शहरी क्षेत्र हैं वो जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार जो है एक फंड स्थापित करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे आपका जल एवं स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आपका रीडेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, क्रिएशनल रीडेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, और इस फंड का जो टोटल अमाउंट होगा वो है 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास। तो ये सरकार शुरू करेगी। इसके अलावा और यदि आप देखें तो सामुद्रिक विकास निधि यहां पर सरकार स्थापित करेगी, जिसके तहत आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो 25,000 करोड़ रुपए के आसपास है, और इससे भारत का जो मरीन सेक्टर है उसमें यहां पर आपका डेवलपमेंट किया जाएगा। इस पूरे निधि जो है इसका टोटल अमाउंट है 25,000 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें से 49% जो आपका अमाउंट है वो केंद्र सरकार देगी, जबकि शेष अमाउंट जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से लिया जाएगा। इसके अलावा विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित करने की बात की जा रही है। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि परमाणु क्षेत्र के लिए है।
उड़ान योजना को विस्तारित करने की बात हो रही है। उड़ान योजना के तहत, उड़ान योजना को आप जानते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान योजना सरकार की तरफ से शुरू की गई थी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी से बताना है कि उड़ान योजना को सरकार ने कब शुरू किया था। तो उड़ान योजना को अब विस्तारित करने की बात हो रही है, जहां सरकार का टारगेट यह है कि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्य, नए डेस्टिनेशन जो हैं वो स्थापित किए जाएं और 4 करोड़ यात्री जो हैं उनको यहां पर लेकर के जाया जाए। तो उड़ान योजना को सरकार ने विस्तारित करने की बात की है। फिर इसके साथ साथ बिहार में एक नया एयरपोर्ट जो है वो आपका स्थापित किया जाएगा। एक बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है पश्चिमी कोशी नहर के पास। तो ये यहाँ पर आपको एक नया जो परियोजना है वो आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक योजना आपका स्वामी निधि 2 योजना जो है सरकार की तरफ से शुरू की जाएगी। स्वामी निधि योजना की अगर आप बात करें, इसके तहत सरकार ओवरऑल आपका 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। इस योजना को थोड़ा सा हम अगर विस्तार से समझने की कोशिश करें तो स्वामी निधि योजना जो है, इस योजना के तहत सरकार क्या करती है कि आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली, इसके आसपास गुड़गांव या और भी आसपास जो इलाके हैं वहां पे रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर जो हैं, बहुत सारे आपके जो फ्लैट्स हैं या सोसाइटीज हैं वो आधी बनी हैं और उसके आगे उनका काम नहीं हुआ है। तो अब ऐसे जो आधे बने हुए घर हैं, इसमें इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो भी लगा हुआ है, जो आपके जो मिडिल क्लास सोसाइटी है जिसने पैसा लगाया है घर खरीदने के लिए, उसका भी पैसा लगा हुआ है। तो अब इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है अपनी तरफ से कुछ अमाउंट लगाएगी ताकि इन घरों को पूरा किया जा सके और जिन लोगों को अभी तक घर नहीं मिल पाया है उनको घर मिल सके। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? स्वामी निधि 2 योजना की शुरुआत करेगी। तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो अब शुरू किया जाएगा। तो ये हमने स्वामी निधि योजना की बात की। फिर सरकार आपका रोजगार, पर्यटन क्षेत्र में, टूरिज्म सेक्टर में रोजगार को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास करने वाली है। जैसे सरकार का कहना है कि वो 50 पर्यटक गंतव्य स्थलों की पहचान करेंगे जिनका डेवलपमेंट किया जाएगा राज्यों के साथ सहयोग के माध्यम से। फिर ई वीजा की सुविधा की शुरुआत यहाँ पर बातचीत की जा रही है। युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा टूरिज्म सेक्टर में। राज्यों को निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड उनका जो इंसेंटिव है वो यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आपका होम स्टे डेवलप करने के लिए मुद्रा लोन जो है वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा और पर्यटक गंतव्यों तक यात्रियों की सुगमता और संपर्क को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। तो ये टूरिज्म सेक्टर के लिए सरकार कुछ नया प्रयास कर रही है। अब इसके अलावा और भी कुछ जो आपके प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। जैसे आपका पीएम अनुसंधान फेलोशिप, पीएम रिसर्च फेलोशिप शुरू की जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटीज जो हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, यहां पर आपका 10,000 फेलोशिप जो है वो शुरू की जाएगी सरकार की तरफ से। अगला सेकंड जीन बैंक जो है भारत का वो स्थापित किया जाएगा और सेकंड जीन बैंक में आपको 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइंस जो है वो देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की जाएगी। ज्ञान भारतम मिशन के तहत मुख्य तौर पर भारत की जो एंशिएंट पांडुलिपियां हैं, भारत की जो एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पुरानी जो आपकी किताबें हैं या जो भी आपके विजडम हैं, उसको डिजिटलाइज करने पर जोर दिया जाएगा, उसको सुरक्षित करने पर, संग्रहित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसंधान, नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित करेगी, जिसमें बेसिकली आपका प्राइवेट सेक्टर में जिसको इन्वेस्ट किया जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये प्रयास करने वाली है। फिर आपका राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, नेशनल जियोस्पेटियल मिशन की शुरुआत की जा रही है। जियोस्पेटियल मिशन की शुरुआत मुख्य तौर पर भारत में जो ओवरऑल आपका जो टोपोग्राफिकल डेटा है, जैसे आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी पहचान करने के लिए की जा रही है ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बेहतर हो सके। तो इसके लिए सरकार जो है वो आपका नेशनल जियोस्पेटियल मिशन की शुरुआत करेगी। तो ये हमारा तीसरा जो स्टेप है वो समाप्त होता है। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा आपका निर्यात संवर्धन को लेकर के है, एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर के है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन, भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत करने वाली है। अब ये मिशन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होगा इस मिशन के तहत, उनको अगर आप डिस्कस करें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत सरकार सबसे पहले आपका सेक्टर एंड मिनिस्ट्री स्पेसिफिक टारगेट डिसाइड करेगी। सेक्टर एंड मिनिस्ट्री स्पेसिफिक टारगेट डिसाइड किए जाएंगे। इसके अलावा इस पूरे मिशन के तहत आपका निर्यात क्षेत्र के लिए जो ऋण है उसको आसान, ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। और एक शब्द जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग क्या होता है, इसको अगर आप थोड़ा सा समझें तो क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग का मतलब होता है, ये भी आपका एक फाइनेंसिंग की व्यवस्था होती है। इसको थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग को अगर आप समझने की कोशिश कीजिए करें तो मान लीजिए दो कंपनियां हैं, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है आपकी बी।
कंपनी ए ने कंपनी बी से कोई सुविधा प्राप्त की, कोई सर्विस प्राप्त की, और इस सर्विस के बदले कंपनी ए को कुछ पैसे देने हैं कंपनी बी को। लेकिन कंपनी ए का कहना है कि अभी इनके पास पैसे नहीं हैं, ये पैसे बाद में देंगे। तो अब पैसे तो लेने हैं तो उसका सबूत तो होना चाहिए। उसके लिए कंपनी ए क्या करती है कि एक ट्रेड रिसीवेबल जो है, एक डॉक्यूमेंट जिसको कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल, ये डॉक्यूमेंट कंपनी ए जो है कंपनी बी को दे देती है। लेकिन कंपनी बी को भी काम करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो कंपनी बी क्या करती है कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल इसको प्राप्त हुआ है, इसको बेच देती है, इसको सेल कर दिया जाता है, और इस सेल से पैसे प्राप्त होते हैं। अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल है, मान लीजिए ये जो कंपनी बी है, ये कंपनी सी के पास जाती है, और ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये इसको बेच देती है। अब यहां पर जो अधिकार है इस ट्रेड रिसीवेबल पर, वो किसका है? कंपनी सी का है। कंपनी सी कंपनी ए से पैसे प्राप्त करेगी, और कंपनी बी को अपने काम करने के लिए पहले ही पैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है फैक्टरिंग। अब अगर ये जो फैक्टरिंग है ये डोमेस्टिक लेवल पर होती है, अपने देश के अंदर होती है, तो ये डोमेस्टिक फैक्टरिंग हो जाता है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं तो इसको क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग कहा जाता है। तो हमने क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग को भी सरकार बढ़ावा देगी, और जो गैर टैरिफ जो आपके बैरियर्स हैं, उन नॉन टैरिफ बैरियर्स को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी इस पूरी स्कीम के माध्यम से। इसके अलावा भारत सरकार एक भारत ट्रेड नेट नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू करेगी। ये भी आपको याद रखना है, ये जो भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म है ये आपका एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना होने वाली है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सरकार का प्लेटफॉर्म होगा, जिस प्लेटफॉर्म में मुख्य तौर पर जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो अब आप उन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। फाइनेंसिंग की जो व्यवस्था है वो भी इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होगी। तो ओवरऑल आपका जो भारत ट्रेड प्लेटफॉर्म है या भारत ट्रेड नेट जो है, इस पूरे प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत की इकोनॉमी को अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन जो है उससे कनेक्ट किया जा सके, उससे इंटीग्रेट किया जा सके। इसके अलावा सरकार की तरफ से वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे भारत के टियर 2 शहरों में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सरकार एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। ये जो एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा है ये मुख्य तौर पर पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो बहुत जल्दी खराब होते हैं, जैसे आपका सब्जियां हो गई, फल हो गए, इनके लिए सरकार आपका एयरपोर्ट के पास में ही जो आपकी स्टोरेज सुविधा है, जो भंडारण सुविधा है, उसको उपलब्ध कराएगी। तो ये आपका एक्सपोर्ट के लिए सरकार के कुछ प्रयास हमने देखे। आगे बढ़े जाएं और प्रयासों की अगर आप बात करें, सरकार ग्रामीण लेवल पर स्वयं सहायता समूह जो हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाली है, जिसके माध्यम से आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना, उनको क्रेडिट लोन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा सरकार आपका नाबफिड के माध्यम से, नाबफिड क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसके माध्यम से एक आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा उपलब्ध कराएगी। अभी जो आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा है, इस सुविधा के माध्यम से भारत की जो कंपनियां बॉन्ड जारी करती हैं उनके बॉन्ड की जो रेटिंग है उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो ये हो गया आपका आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा। इसके अलावा सरकार 2025 में केवाईसी रजिस्ट्री शुरू करने वाली है। कंपनियों के विलय के लिए सरकार जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट घोषणा यहां पर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए की गई है। तो सरकार की तरफ से भारत में अब तक भारत का जो इंश्योरेंस सेक्टर था उसमें एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 74% तक अलाउड किया गया था। 74% तक जो है विदेशी कंपनियां भारत की इंश्योरेंस कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकती थी। लेकिन अब इस अमाउंट को 100% करने की बात की गई है। लेकिन यहां पर एक शर्त भी है। शर्त इस बात को लेकर के है कि ये जो आपका रूल है केवल उन्हीं कंपनियों में लागू होगा जो कंपनियां अपना सारा प्रीमियम का जो अमाउंट है वो भारतीय बाजार में इन्वेस्ट करेंगी। अगर वो बाहर जाके इन्वेस्ट करती हैं तो उनको ये जो सुविधा है वो नहीं मिलने वाली है। तो अब भारत की कंपनियों में आपको 100%, भारत की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसमें आपको 100% एफडीआई देखने को मिलेगा। एक सवाल आपके लिए है, सवाल में आपको ये बताना है कि भारत के जो बैंक हैं उन बैंक में सरकार ने कितना एफडीआई अलाउ किया हुआ है। तो ये सवाल आपका जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप बात करें सरकार की तरफ से कर सुधार जो है लागू करने की बात की जा रही है। सरकार ने बताया है कि प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन किया जाएगा, जो हम आगे देखेंगे, और नया आयकर विधेयक लाने की बात हो रही है। ये एक बड़ी घोषणा है। सरकार जो है नया इनकम टैक्स बिल लेकर के आने वाली है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी हमारा वर्तमान जो बिल है वो वर्तमान जो कानून है वो 1961 में आया था। और ये जो 1961 का कानून है अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 298 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। और इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो आपका इनकम टैक्स बिल एक्ट है 1961 का, ये लगभग भारतीय संविधान जितना बड़ा है। तो अब सरकार प्रयास ये कर रही है कि इसको छोटा किया जाए, इसको सरल किया जाए, ताकि सामान्य लोग इस कानून को समझ सकें। तो नया विधेयक जो है आपका आने वाला है। सरकार भारत का जो विनियामक फ्रेमवर्क है
उसको बढ़ावा दे, उसको आप कह सकते हैं सरल करने की कोशिश यहाँ पर करने वाली है, तो विनियामक सुधार आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सरकार भारत में एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगी, हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। ये हाई लेवल कमेटी जो है, ये कमेटी मुख्य तौर पर भारत में नॉन फाइनेंशियल सेक्टर उसकी निगरानी करेगी। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर की किस तरह क्या समस्याएं हैं उनकी निगरानी यहां पर की जाएगी। एक इंपॉर्टेंट घोषणा सरकार की तरफ से की गई है कि भारत में राज्यों के लिए निवेश अनुकूल सूचकांक की शुरुआत की जाएगी। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो है भारतीय राज्यों के लिए निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू करेगी। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स की शुरुआत की जाएगी, जिस इंडेक्स के माध्यम से हमें यह पता लगेगा कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए कितना अट्रैक्टिव हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रयास है। फिर सरकार की तरफ से FSDC यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है, इसका एक मैकेनिज्म स्थापित किया जाएगा, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी यही होगी कि भारत में जो विनियामक ढांचा है पूरा, उसका मूल्यांकन किया जा सके और ये देखा जा सके कि भारत में जो ओवरऑल आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसकी वजह से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। फिर जन विश्वास विधेयक 2.0 लाने की कोशिश की जा रही है, 2.0 लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके माध्यम से सरकार 100 से ज्यादा जो आपके प्रोविजंस हैं उनको अपराध की कैटेगरी से बाहर करेगी। इससे पहले जो सरकार प्रोविजन लेकर के आई थी, जन विश्वास विधेयक जो है, जो पहला वाला विधेयक था, उसके माध्यम से भी सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया गया था। तो जन विश्वास विधेयक 2.0 अब आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ आपकी जो दवाइयां हैं उन पर सरकार ने जो टैक्स लगता है, जो आपका कस्टम ड्यूटी लगती है, उस ड्यूटी को हटा दिया है। जैसे सरकार की तरफ से 36 जीवन रक्षक दवाएं जो हैं, कैंसर की दवाएं हैं, उनको एग्जेम्पशन कैटेगरी में शामिल कर दिया है। 6 दवाएं आपकी ऐसी हैं जिनको शुल्क 5% शुल्क की कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो ये ओवरऑल कुछ आपका दुर्लभ रोगों को लिए के प्रयास हुए। अब हम बढ़ते हैं आगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, जिसका आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, कि जो लगातार इंटरनेट पे बात हो रही है कि 12 लाख रुपए तक का जो आपका टैक्स है वो अब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा 12 लाख तक की इनकम पर। इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा अगर आप समझें, सबसे पहले सरकार की तरफ से जो आपका टैक्स स्लैब है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बदलाव यह है कि अब 0 से लेकर के 4 लाख रुपए तक का टैक्स है, उस पर आपको नील टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है, उसको थोड़ा सा अगर आप देखें तो 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख पर 10% टैक्स, 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 लाख से 20 लाख पर 20%, 20 लाख से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ऊपर जाने पर आपका 30%। तो ये ओवरऑल सरकार की तरफ से नया स्ट्रक्चर जो है पेश किया गया है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर यहां पर जो टैक्स स्ट्रक्चर है, हमने क्या देखा, हमने यहां पर यह देखा कि सरकार, हमने यहां पर लिखा हुआ है कि 8 लाख से 12 लाख की जो इनकम है उस पर 10% टैक्स लगने वाला है, और 4 लाख से 8 लाख की इनकम पर 12% टैक्स लगने वाला है। इसका मतलब क्या है? बात तो ये की जा रही है कि 12 लाख पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर टैक्स क्यों लिखा हुआ है, इसको अगर आप समझें तो ये तो है आपका टैक्स स्लैब। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका निकल करके आता है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रिबेट का प्रोविजन। रिबेट का प्रोविजन बेसिकली आपका ये कहता है, जैसा सरकार बदलाव करने वाली है, रिबेट का प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 87 सब क्लॉज ए में। सेक्शन 87A जो है, ये प्रोविजन आपका कहता है कि अगर किसी की आय 12 लाख रुपए तक का है, जैसा सरकार इसमें बदलाव करने वाली है इस प्रोविजन में, तो इस प्रोविजन में बदलाव करके ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की आय 12 लाख रुपए तक का है तो उसको क्या मिलेगा, उसको रिबेट प्राप्त हो जाएगा। और रिबेट प्राप्त होने का मतलब यह है कि उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा, उसको क्या है, 0 टैक्स यहां पर देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 12 लाख से 1 रुपया भी ऊपर चली जाती है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको 75,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। यानी कि सैलरीड एम्प्लॉयड होने का मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी 12,75,000 से ज्यादा से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल आपका जो 12 लाख की बात की जा रही है उसको हमने समझा। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो आता है सेक्शन 80G में। सेक्शन 80G आपका एग्जेम्पशन की बात करता है। ये जो तमाम आपके प्रोविजन है ये मिलेगा आपको न्यू टैक्स रेजिम में, और ये सेक्शन 80G लागू होता है आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। आपके मन में हो सकता है सवाल उठ रहा हो कि मान लीजिए मेरी इनकम जो है 16 लाख रुपए है, तो मेरे पर किस तरह से टैक्स लगेगा, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी इनकम जो है 16 लाख रुपए है तो आपको आपके ऊपर टैक्स किस तरह से लागू होगा, उसको अगर आप समझें तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि आपकी इनकम पर जो है टैक्स कैसे लगता है। तो हमने देखा था कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक का है तो आप पर टैक्स नहीं लगता है। तो यहां पर भी क्या होगा, इसमें से 4 लाख सबसे पहले आपको हटा देना, तो 4 लाख पर आपको टैक्स जो है नहीं देना पड़ेगा।
इसके अगला जो आपका 4 लाख आता है उस पर कितना टैक्स लगता है आपका, उस पर आपका टैक्स लगता है 5% का। इसके अगले जो आपके 4 लाख हैं उस पर कितना टैक्स लगता है, उस पर टैक्स लगेगा आपका 10% का। और इसके अगले जो आपके 4 लाख हैं इस पर आपका कितना टैक्स लगेगा, इस पर टैक्स लगेगा आपका 15%। अब कितना हो गया इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये जो है आपका टोटल 16 हो गया, 4 8 12 16। और टैक्स को अगर आप कैलकुलेट करें ये हो गया आपका 0। 4 लाख का 5% कितना हो गया 20,000। इसके अलावा 4 लाख का 10% हो गया आपका 40,000। और फिर आपका और 4 लाख का 15% कितना हो गया, 4 लाख का 15% हो गया आपका 60,000। तो अब आप इसको अगर ऐड करें तो ये हो गया टोटल आपका 1,20,000। तो इतना टैक्स, अगर आपकी इनकम 16 लाख रुपए है एक साल की, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 1,20,000 रुपए का टैक्स। और इससे पहले अगर आप देखें, इससे पहले जो कैलकुलेशन थी उसके मुताबिक आपको देना पड़ता था 16 लाख की इनकम पर 1,70,000 रुपए का टैक्स। तो अब आपकी कितनी बचत हो रही है, 50,000 रुपए की बचत जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन हमने समझी कि क्या बदलाव आपके किए गए हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहां पर हमारी सरकार की जो घोषणाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। सरकार ने जो भी योजनाएं डिस्कस की हैं वो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली उन पर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके मेंस के लिहाज से, जो आपका प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो है सरकार को पैसा मिलता कहां से है, पैसा आता कहां से है, और सरकार का पैसा जाता कहां पर है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैसा मिलता कहां से है सरकार को, तो सरकार को जो सबसे ज्यादा पैसा मिलता है वो है सरकार की उधारी। तो सरकार जो उधार लेती है वो सबसे ज्यादा पैसा सरकार को प्राप्त होता है। यानी कि सरकार की इनकम मान लीजिए अगर 100 रुपए है तो इसमें से 24 रुपए जो हैं वो केवल और केवल सरकार उधार से प्राप्त करती है। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलता है, उधार से मिलता है। दूसरा आपका जो सबसे ज्यादा पैसा है वो मिलता है आपका आयकर से, इनकम टैक्स से। इसके अलावा इनकम टैक्स के बाद मिलेगा आपको जीएसटी, और जीएसटी के बाद मिलेगा आपको निगम कर। बाकी छोटी छोटी और भी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, फिर सीमा शुल्क है, गैर कर संपत्तियां हैं। लेकिन तीन शुरुआती पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, सबसे पहले सरकार को उधार से सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता है, दूसरा आपका इनकम टैक्स है, तीसरा आपका जीएसटी है, चौथा आपका कॉर्पोरेट टैक्स है। तो ये सरकार को पैसा मिलता कहां से है उसको हमने देखा। तो अब हम देखते हैं कि सरकार का पैसा जाता कहां पर है। तो सरकार का जो सबसे ज्यादा पैसा जाता है वो जाता है आपका राज्यों को जो राज्यों को जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है उसमें। तो 22% जो आपका अमाउंट है वो राज्यों को ट्रांसफर होता है। इसके अलावा 20% जो आपका अमाउंट है वो ब्याज भुगतान में जाता है। तो सबसे ज्यादा कहां पे जाता है, सबसे ज्यादा राज्यों को भुगतान में, फिर आपका ब्याज के भुगतान में। इसके बाद जो बारी आती है वो है आपका, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसके बाद जो बारी है वो है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो है केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उस पर अगला सबसे ज्यादा खर्च होता है। तो ये पॉइंट यहां पर भी आपको 3 याद रखने हैं, यहां पर भी आपको 3 याद रखने हैं। आगे बढ़ा जाए, सरकार की प्राप्तियों की अगर बात करें, सरकार का रिसिप्ट रेवेन्यू इनकम कैसी रही है, तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो सरकार का ये बताता है कि इस बार सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो तकरीबन आपका 34 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकती हैं, और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकती हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अगर ये आपको समझना है तो कल इस पर जो है परसों इस पर एक वीडियो अपलोड हुई थी हमारे चैनल पर, जिसमें बजट की जो बुनियादी बातें हैं उनको डिस्कस किया गया था। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें आपको इनके बीच में ओवरऑल जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। फिर आपका व्यय की बात करें, खर्चे की बात करें, तो सरकार का जो पूंजीगत व्यय रह सकता है इस बार वो 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है, और जो आपका राजस्व व्यय है वो 39 लाख करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। जाहिर तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं डिस्कशन में कि जो आपका व्यय है वो सरकार की इनकम से ज्यादा है, यानी कि सरकार का खर्चा ज्यादा है, खर्चा तकरीबन 55 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, और सरकार की जो कमाई है वो तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो जाहिर तौर पर सरकार का जो राजस्व घाटा है या सरकार का जो घाटा है वो ओवरऑल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। घाटे की बात करते हैं, घाटा क्या रहा है, घाटा आप यहां पर देख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, इसके अलावा आपका प्राइमरी डेफिसिट है, तीनों चीजें, इसके अलावा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। तो ये तीनों चीजें यहां पर आपको मिलेंगी। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये लगभग आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप उस वीडियो में डिटेल से समझ सकते हैं। और भी बाकी चीजें हैं, सरकार को कहां से पैसा प्राप्त होता है वो यहां पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं सरकार का जो लगातार नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट है वो आपको पिछले कुछ समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि सरकार जो कर ऋण के अलावा अलग स्रोतों से जो पैसा प्राप्त करती है वो आपका बढ़ा है। फिर राज्यों को जो ट्रांसफर होता है उसकी अगर आप बात करें, तो राज्यों को जो ट्रांसफर होता है वो लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर अंत में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सरकार जो है कौन से क्षेत्र पर कितना खर्च करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस बार का जो हमारा बजट है उसमें सबसे ज्यादा जो खर्च आपको देखने को मिला है
वो रक्षा क्षेत्र पर हुआ है। हर बार यही होता है, हर बार जो है हमारा बजट आप देखेंगे तो हर बार बजट में जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो आपका डिफेंस के सेक्टर पे किया जाता है। डिफेंस है, डिफेंस के बाद आपको ग्रामीण क्षेत्र मिलेगा, फिर गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय को भी पैसा मिला है तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा। फिर आपका कृषि और अलाइड सेक्टर्स हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शहरी विकास है, सूचना और प्रौद्योगिकी है, ऊर्जा है, वाणिज्य और उद्योग है, समाज कल्याण है और वैज्ञानिक विभाग है। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां पर मिला है? सबसे ज्यादा पैसा मिला है रक्षा विभाग को। कितना मिला है? 4,91,732 करोड़ रुपए। तो इतना पैसा आपका डिफेंस मिनिस्ट्री को प्राप्त हुआ है। और डिफेंस मिनिस्ट्री के खर्चे भी बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पेंशन भी देनी होती है, जो आपके पूर्व कर्मी है उनको पेंशन भी देनी होती है, सैलरी भी देनी होती है, डिफेंस एक्विजिशन भी करना है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के खर्चे सबसे ज्यादा रहते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। अब अंत में एक करंट अफेयर का सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल में इसी पूरे बजट पर आधारित एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि बजट 2025-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, ऑप्शन बी ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी राज्यों के करों और शुल्कों में हिस्सा, और ऑप्शन डी मुख्य सब्सिडी खाद्य उर्वरक पेट्रोलियम आदि। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद है कि बजट आपको समझ में आया होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके और भी साथी जो हैं वो इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो यहाँ पर वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।